नमस्कार। जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति भी होती है। अगर हम साहित्यकारों या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों की बात करें तो वह तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश कर्म करो फल की चिंता मत करो, इस पर ही चलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी आसानी से फल मिलता भी नहीं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लगातार मेहनत की, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने लिए तो नाम कमाया ही, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर सुमित मदान, जो आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में वायलिन विभाग में एचओडी भी हैं। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जब आमतौर पर जम्मू की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का रुझान, क्योंकि पंडित शिव शर्मा विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक हुए, अल्लाह रखा खान जी या उनके बेटे जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक हुए, तो मुझे लगता है कि लोगों का ज़्यादातर रुझान जो संगीत सीखना चाहते थे तो संतूर की तरफ था या फिर इस तरफ तबला की तरफ था, लेकिन आपने वायलिन क्यों चुना? देखिए, मैंने जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था जी। उस समय मेरी कोई आईसाइट की प्रॉब्लम बन गई। अच्छा। कोई रेटिना डिटैच हो गया। उससे फिर एक ये डिसाइड किया हमने, पेरेंट्स ने भी, कि म्यूज़िक लाइन अडॉप्ट की जाए। तो म्यूज़िक लाइन फिर 10th के बाद मैंने म्यूज़िक जब लाइन अडॉप्ट करने की सोची तो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए गए। वहाँ पर 5 डिपार्टमेंट्स थे: वोकल, सितार, वायलिन, तबला और डांस। इन सभी में से मुझे इंटरेस्ट लगा वायलिन इंस्ट्रूमेंट पे और मैंने वायलिन में एडमिशन ले ली। उन दिनों यहाँ पर इंस्टीट्यूट में श्री आर.ई. दसक्कर जी थे, जो वायलिन सिखाते थे, जो वायलिन के टीचर थे। उनसे मिले। उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उनसे, और फिर मैंने वायलिन में एडमिशन ली और उन्हीं के अंडर वायलिन सीखनी शुरू की। ये बात है 1983 की। 83 में एडमिशन ली और ग्रेजुएशन यहाँ से स्टार्ट की। उसके बाद तब यहाँ 5 साल की डिग्री होती थी। डिप्लोमा कोर्स किया, अच्छी मेहनत की। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर किया। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर भी श्री आर.ई. दसक्कर जी के अंडर ही की। फिर फाइनल में भी गोल्ड मेडल मिला। इस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी से 2 बार गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद फिर मैं चला गया BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एडवांस स्टडीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ चले गए। वहाँ उन दिनों डॉक्टर एन राजम जी थे। वहाँ उन दिनों डॉक्टर R.P. शास्त्री जी थे। उन दोनों के अंडर फिर MA स्टार्ट की। इस तरह से मैंने अपनी वायलिन की पढ़ाई शुरू की और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरा किया। ऐसा कहा जाता है सर कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बनिस्बत वायलिन सीखना बहुत टफ रहता है। वायलिन बजाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपकी क्योंकि आईसाइट का इशू भी था तो उसके बावजूद भी आपने वायलिन ही सीखने को प्राथमिकता दी। वायलिन एक टफ इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन बेसिकली जहाँ हम फिंगर्स चलाते हैं वहाँ पर फ्रेट्स नहीं होते हैं, तो एक ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इसलिए डेफिनेटली टफ है। और फिर जब आप एक डिग्री करनी है, पूरी एग्ज़ाम्स देने हैं, स्टडी करनी है, तो उसमें फिर आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरी भी पढ़नी है। एक्चुअली मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर, मतलब फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली थी। अब मेरे फादर मदर नहीं हैं, लेकिन मेरे फादर बैंक मैनेजर थे और मदर मेरी अपने टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट थी साइंस की। तो उनकी इतनी कोऑपरेशन रही। अब मदर मुझे बिल्कुल किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे। उन्होंने सारी म्यूज़िक, वो म्यूज़िक के नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनानी, उनको पूरी साइंस वो याद हो चुके हुए थे
कि ये कैसे साइन होते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो पूरी वो पढ़ के सुनानी, पूरे दिन उन्होंने पढ़ के, डिफरेंट किताबें मैंने लाइब्रेरी से लानी, उन्होंने पढ़ के सुनानी। इस तरह से मुझे पेरेंट्स की उस टाइम इतनी कोऑपरेशन मिली। जब एग्ज़ाम बनारस में मैं था, उन दिनों ये मदर वहाँ पे एग्ज़ाम्स के दिनों में उन्होंने 2-3 महीने के लिए पहले ही आ जाना और पूरी रात मुझे वो नोट्स पढ़ के सुनाने। तो पेरेंट्स की कोऑपरेशन इतनी ज़्यादा रही कि टफ इंस्ट्रूमेंट या पढ़ाई, मतलब आई साइड वो आड़े आई नहीं। आई साइड की प्रॉब्लम आड़े आई नहीं, इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन रही मुझे घर से। सर आपने मतलब जैसे यहाँ पे जो सीखा वायलिन, उसके बाद आपने सीधे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके सीखा। हाँ, कितना फ़र्क समझते हैं, क्योंकि बनारस तो गढ़ है। बनारस तो गढ़ है। एक्चुअली यहाँ पे करते हुए, यहाँ जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी कई वायलिनिस्ट के वायलिन सुनी थी। तो उसी समय मुझे डॉक्टर एनराजम जी और डॉक्टर आर.पी. शास्त्री जी, इन दोनों की वायलिन एक खास अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने तभी से मन बना लिया हुआ था। और मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव थे, मैंने घर वालों को कहा कि मैं ऐसे इनसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल, मतलब अब वहाँ सारा सेटल किया कि कैसे रहेगा, कैसे, मतलब वो घर वालों की ऐसी एक कोऑपरेशन रही कि वो डिफ़िकल्टी आई नहीं। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी की। पीएचडी खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ से पीएचडी की। और उसके बाद कई आर्टिकल्स और कई बुक्स, और बस उसके बाद चल ही रहा है वैसा काम। जम्मू में वायलिन को लेकर कितना रुझान है बच्चों में, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में वायलिन सिखाते भी हैं, और वैसे जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट रहा, तो बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है कि पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट रहती नहीं है अगर वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। नहीं, हमारे अब इस समय तो काफ़ी बच्चे आते हैं वायलिन सीखने कॉलेज में। हमारे यहाँ इस समय कॉलेज में 5 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, वोकल, सितार, वायलिन, तबला और डांस। 5 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। और मतलब हमारे कॉलेज में आप मानिए कि 100% प्लेसमेंट है। अच्छा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बात नहीं है? नहीं, क्योंकि हमें अगर किसी समय किसी की अगर कॉल आती है ना, कोई किसी को म्यूज़िक टीचर चाहिए, किसी स्कूल से कॉल आती है, तो हमें सोचना पड़ता है कि अब वहाँ किसको भेजें। बच्चे फ्री नहीं हैं, डिमांड ज़्यादा है, बच्चे फ्री नहीं हैं। और बिल्कुल वो, अगर बच्चों को पूछो, दिन में वो स्कूल्स में बिज़ी हैं, शाम को वो ट्यूशन्स कर रहे हैं। मतलब सभी, ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे माहौल नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब यहाँ पे म्यूज़िक का, वायलिन का ऐसा माहौल नहीं था, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी वायलिन J&K में, लेकिन अब तो इस समय बहुत पॉपुलर हो गई हुई है। आपको क्या लगता है कि हिंदी फिल्मों का कितना हाथ है, योगदान है वायलिन को पॉपुलर करने में? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फिल्म स्टार जो है वो वायलिन बजाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जैसे ये मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान है, तो इनका नेचुरली एक लेमैन पे तो बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब स्क्रीन पे एक वायलिन, तो बच्चे के ही इसीलिए आते हैं कि हमें वही, उनको भले नाम भी ना पता हो, कि हमें वो इंस्ट्रूमेंट सीखना है, वो जो उन्होंने मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान जी ने बजाई हुई है। तो वो तो फिल्म का तो रहता ही है, एक ग्लैमर वो तो रहता ही रहता है। क्या बच्चे सिर्फ ग्लैमर के कारण आते हैं कि उसको फिर सीरियसली आगे परस्यू भी करते हैं? नहीं, परस्यू भी करते हैं। अब हमारे यहाँ पे, हमारे कॉलेज से निकले हुए कई बच्चे हैं। अब मेरा ही स्टूडेंट है एक, डॉक्टर संजय कलोत्रा, वो इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर है उधमपुर डिग्री कॉलेज में। फिर यहाँ पर परेड कॉलेज में डॉक्टर नवीन है, वो हमारे ही कॉलेज का हमारा स्टूडेंट है। मतलब हमारे कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वायलिन की यहाँ से डिग्री करके इस समय अच्छी जगह पे, अनिल सुमड़िया है, वो कालूचक में, रत्नूचक में लगे हुए हैं म्यूज़िक टीचर, और अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा एक फील्ड बनाया हुआ है। मतलब बहुत से बच्चे हैं। ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा और उसका जवाब भी चाहूँगा आपसे कि आप दें
कि ज़्यादातर लोगों में ये धारणा है कि जब आपने वायलिन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, वोकल सीख लिया, अगर आप आर्ट टीचर लग जाते हो तो फिर आप प्रोफेशन की तरफ डेडिकेटेड हो जाते हो। आप अपने आप को एक्सेल नहीं कर पाते क्योंकि आपको रेगुलर रियाज चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको उस लेवल तक जाने के लिए जॉब क्या बाधा नहीं पड़ता। ये सच में ये दो अलग अलग प्रोफेशन बन जाते हैं। जी। एक तो आप टीचिंग लाइन में आ जाओ, फिर तो प्रोफेशन हो गया, फिर तो रोजी रोटी प्रोफेशन हो का गया, चक्कर। टीचिंग हो गई हाँ। कि आपको रोज़ अपनी क्लास में जाना है, जाके एक लेक्चर देना है, फैमिली वो चलानी एक है। फैमिली चलानी है, वो तो एक टीचिंग प्रोफेशन हो हाँ। गया। एक वो बिल्कुल अलग से प्रोफेशन रहता है कि आप एक इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसर, एक आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को लॉन्च करते हो। बिल्कुल। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में रह के अपने आप को एक पूरा परफॉर्मर भी बनाए रखें। इसी तरह से एक परफॉर्मर जो है, मतलब परफॉर्मर होना अलग बात है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर होगा। बिल्कुल। तो ये दोनों प्रोफेशन जो हैं ये मतलब आपस में नहीं मेल खाते हैं, ये सच्चाई है। अलग अलग दिशाएं हैं। ये बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं। लेकिन कुछ एक रेयर ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, जैसे अब डॉक्टर एनराजम जी हैं, जी, जी। वो एक टीचर हैं। उन्होंने सारी लाइफ अपनी वहीं वायलिन तो जी। वोइलन का BHU में नौकरी की। सुब्रमण्यम एक थे, वो एल बड़े- सुब्रमण्यम जी, एल सुब्रमण्यम तो जॉब नहीं करते हैं वो कहीं, performer। वो तो हाँ फ्रीलांसर हैं, वो तो सिर्फ परफॉर्मेंसेस मैंने करते हैं। संगीता नाम की एक बहुत बड़ी वायलिन- हाँ, ये संगीता डॉक्टर एनराजम जी की बेटी हैं, हाँ, डॉक्टर संगीता शंकर, जी जी। वो भी फ्रीलांसर हैं। उसके बाद इन्हीं की डॉक्टर एनराजम जी की भतीजी हैं कला रामनाथन, वो भी फ्रीलांसर एक आपको जम्मू से कोई wellness ऐसा है। स्कोप लगता है कि कोई ऐसा फ्रीलांसर निकल के, जैसे पंडित शिव शर्मा जी ने नाम बनाया, लारखा जी ने, जाकिर हुसैन ने नाम बनाया? नहीं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, वो तो चलो उन्होंने संतूर तो- में थे, हाँ वो ठीक तो है। संतूर में थे। लेकिन आपको लगता है जम्मू से वायलिन में कोई ऐसा नाम उभरेगा जो प्रोफेशनल नहीं? बच्चे इस समय बहुत कर रहे हैं मेहनत, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको और मेंटल सेटअप वैसा है कि उस लेवल तक वो बिल्कुल उनका है। इस समय कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है वो आने वाले टाइम में एक अच्छा अपना नाम बनाए, वो एक अपने आप को एज ए फ्रीलांसर, एक आर्टिस्ट सबके सामने लाएं। जम्मू में एक प्रथा भी रही है, क्योंकि जम्मू में आप तो बेहतर जानते हैं कि जम्मू में क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल संगीत की बात की जाए या इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे एक गढ़ रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती रही हैं। पंडित भीमसेन जोशी हों या बड़े बड़े जो भी संगीतकार हों, यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। आजकल वैसा माहौल नज़र नहीं आता, क्या समझते हैं आप? आजकल वैसा नहीं है माहौल, क्योंकि पहले जितने बड़े बड़े पहले अब यहाँ आर्ट J&K, प्रमोटर ज़्यादा थे। पहले यहाँ J&K कल्चरल एकेडमी जो थी, इनके साल में 3-4 अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, जिसमें बाहर से बहुत अच्छे आर्टिस्ट, कभी बिस्मिल्लाह खान जी को बुला रहे हैं, कभी ये कलाराम नाथन जी भी आए हैं, डॉक्टर एनराजम यहाँ भी आए हैं। और लोकल टैलेंट इंस्पायर होता है ना, जब उससे बाहर से बिल्कुल लोकल performance- टैलेंट उससे इंस्पायर होता है, उन लोगों की परफॉर्मेंसेस यहाँ। लेकिन अब इस समय रेडियो स्टेशन भी पहले करवाते थे प्रोग्राम, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे तक क्या फंड्स की कमी है या क्या वजह रही है, लेकिन अब इस समय वो कुछ घटता ही जा रहा है। और जम्मू में अगर बात की जाए तो मंच की बात अगर की जाए तो रेडियो, टेलीविज़न, एकेडमी, यही मंच उपलब्ध है। यही तीन लेकिन है। ना रेडियो पे काम है, ना टेलीविज़न पे। टेलीविज़न तो बंद हो चुका है। ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। रह रह के बात आती है इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, वो कितनी हम परफॉर्मेंस लोग करवाता है? हम लोग तो अब वोइलन डिपार्टमेंट ने तो काफ़ी परफॉर्मेंसेस करवाई हैं। अभी पीछे 1-1.5 महीना पहले वोइलन डे सेलिब्रेट किया था। जी, एक इंटरनेशनल वोइलन डे होता है 13 दिसंबर को, जी। वो सेलिब्रेट किया था काफ़ी अच्छे लेवल पे, बाहर से भी काफ़ी लोग बुलाए, अच्छा। वो सेलिब्रेट किया। उससे कुछ देर पहले ही एक क्विज़ प्रोग्राम करवाया हमने, वो 2-3 Awareness डिपार्टमेंट्स के को लिए। अवेयरनेस के लिए, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूट तो करवा ही रहा है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ थोड़े थोड़े घट रहे हैं अब प्रोग्राम।
वो होने चाहिए, जो होने कल्चर चाहिए को बचाना है वो होने चाहिए। सही बात है सर। जो बच्चे हैं आजकल ज़्यादातर ग्लैमर के कारण आर्ट फील्ड में एंटर करते हैं, उसके बाद वो मंच तलाशते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि आप एक नाम है वायलिन की दुनिया में। जम्मू की बात की जाए, जम्मू से बाहर भी, तो आपका कभी मन किया कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जाके, मुंबई में जाके एज वायलिन वादक काम करूं, बड़ी बड़ी कंपनी? नहीं, ऐसा नहीं कभी भी है। हम भी वही बात पहले मैंने जैसे बताई कि एक टीचिंग लाइन में आ जाओ या परफॉर्मेंस की तरफ चले जाओ। तो जब टीचिंग लाइन में आ गए तो फिर वही एक रूटीन बन जाती है कि हाँ सुबह जागना है और जाग के अपना तैयार हुए कॉलेज में लेक्चर देना है और अपनी एक फैमिली को देखना है, तो वही एक रूटीन बन जाती है। वायलिनिस्ट तैयार भी करने हैं और वायलिनिस्ट तैयार करने हैं, तो हमारा वो टीचर्स का एक और एम हो जाता है कि हमने दूसरों को तैयार करना है, ना कि खुद घूमे फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं। तो हमारा प्रोफेशन ही कुछ और तरह का हो गया, फिर हम टीचिंग लाइन में आ गए। ये बच्चे जो हैं जो आपसे सीख रहे हैं, उन पर सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है, या सोशल मीडिया उनको जो एक्सपोजर देता है? सोशल मीडिया का इस समय बहुत प्रभाव है। सोशल मीडिया तो मतलब आप एक नेट पे एक ऑन करेंगे, कुछ भी एक किसी वायलिनिस्ट का नाम लिखोगे तो सैकड़ों उसकी वीडियोस आ जाएंगी। तो मंच इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो है यंग ब्लड के पास? यंग ब्लड के पास वो एक मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए नेट तो है, लेकिन जो एक सामने परफॉर्मेंस, जो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, वो एक अलग असर होता है बच्चे पे। वो एक बिल्कुल उसको बिल्कुल सामने जब वायलिन बजती दिख रही है, वो एक अलग बात है। वीडियो देखना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जो बजा रहा है उसका भी जो अंदर से अनुभव है वो भी डिफरेंट होता है। बिल्कुल वो एक अलग ही रहती है बात। तो जो इम्पोर्टेंस एक लाइव प्रोग्राम की है, वो ये सोशल मीडिया नहीं ले सकता है कभी भी। उसी शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। जो फीलिंग, जो अनुभव बजाने वाले जो को है, बिल्कुल सुनने वाले को। जो यंग ब्लड है, जो वायलिन सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं वो तो ठीक है, जो सीखना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की डेडिकेशन, डिवोशन ये फील्ड डिमांड करती है? मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सीखना चाहता है तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में आए। यहाँ पूरा एक फुल फ्लेज वायलिन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ और भी कुलीग हैं, और पूरे अच्छे से पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री करें और अच्छे से सेटल हों। मतलब इसमें बहुत स्कोप है। आफ्टर 12th यहाँ एडमिशन होती है और बहुत स्कोप है इसमें। जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो कॉलेज में आए, आके एडमिशन ले। तो जो एक डर जो होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का, जो पेरेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है, तो आपके कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पेरेंट्स बेबाक होकर बिना फिक्र के बच्चों को इस तरफ प्रेरित करें? हाँ, बच्चे बिल्कुल यहाँ पे बिना चिंता के आएँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है। डिमांड ज़्यादा है और स्टूडेंट्स कम है जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। सर, उम्मीद करेंगे कि जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, उनको पूरी सपोर्ट करेंगे, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, और अच्छे वायलिन वादक जम्मू से भी जन्म देंगे, और न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका बजाएं। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी वायलिन वादक डॉक्टर सुमित मदान जी से। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई बच्चा उनका वायलिन सीखना चाहता है तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी है, डिमांड ज़्यादा है, उस डिमांड को भी भरपाई करने के लिए बच्चे काम हैं या फिर वायलिन वादक काम है। एक्सेलसियर स्टूडियो से करण सिंह कैमरा पर्सन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।